अच्छा जी, 5:15 की बजाय 5 जहन में रखें। 5:05 पे शुरू करेंगे क्योंकि आजकल मगरिब 8:30 पे पहुंच चुकी है। सॉरी, लेट मी सी, 5:30 पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो वो तकरीबन 6 बजे तक हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और 1 घंटा पड़ा हुआ होगा, उसमें थोड़ी ब्रेक भी हो जाएगी, नमाज भी पढ़ लेंगे, फिर 6:15 रिज्यूम करके उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो 5:05 पे शुरू कर सकेंगे हम PM, 5 PM टू उस वक्त खुल जाएंगे रास्ते। इस वक्त क्लास छोड़ रहा हूं ना, जब आपने निकलना है ना, अगर 4 4:30 बजे, उस वक्त रास्ते बंद होंगे। ठीक है, 2 बजे मैच शुरू होना है और तकरीबन मैच जो है वो 6 साढ़े 6 खत्म होना है। तो मैं जब आपको छोड़ूंगा इंशाल्लाह रास्ते खुल चुके होंगे, सब कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा जो आ रहे हैं वो निकल ना पाए। ठीक है, अभी रास्ते बंद हैं इस वक्त। अभी मैंने जैसे जाना है गुलबर्ग कैंपस और जैसे वहां से आना है, ये अलग एक जहाज है, तो छोड़ें इसको, थोड़ा बहुत कर लें आप भी कोशिश। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा कम कर लें जितना हो सके। ठीक है, ओके। और किसी का क्लैश तो नहीं? नो क्या नहीं? ओके, 2 बजे मैच शुरू होना है, तो मैच भाई ये टाइम लिख दिया है, इस पे आना है। 4 का मशवरा ना दो, 100 चीजें मैं देख के यहाँ पे क्लास रखी है। यहाँ पे क्लास 5 बजे खत्म होती है, क्लास होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास अवेलेबल नहीं है। फिर मैं 4:30 वहां से छोड़ के आता हूँ क्लास, मेरी वहां पे 4:30 क्लास खत्म होती है। अब मैं 1700 चीजें देख के मैंने टाइम रखा है, तुम मुझे अपना मशवरा अब ना दो। ठीक है दी कोई बात नहीं, आप लोग मिलके 3-4 चले जाइएगा। ठीक है, टाइम यही है, इसको मैनेज करना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन वस्चन जे कुछ जो भी है, वो उसका आंसर फिलहाल नहीं है मेरे पास आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये इतना थोड़ा टाइम है कि मैं आपके साथ सिर्फ एक डिस्कशन करके आपको एक रास्ते पे डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीच में 1-1.5 घंटा आपके पास फारिग भी आना है क्लासेस के बाद। आपको 4-1 बजे तकरीबन फारिग हो जाते हैं, 3:45-4 बजे ना, तो आप बैठ के जो है वो पढ़ सकें, ताकि वो काम कर सकें जो आपको देना है। ऐसे वेले ना बैठ रहे, वेलियां ना मारते बहुत। अच्छा जी, क्वेश्चन कल वाले में तो कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे। कोई मसला है भी तो उसको नोटेड रखें, इस क्लास के अंदर मैं उसका जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब जरा आइए क्वेश्चन नंबर ढूंढने दे मुझे। क्वेश्चन पास पे भरी क्वेश्चन नंबर मिल गया 18, पेज 662, सुपीरियर एंटरप्राइजेस। अच्छा सुने, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहन में रखना बहुत जरूरी होते हैं किसी भी टॉपिक में। जो भी टॉपिक हमारे सामने आया, हमें पता हो कि किस किस तरह से वो क्वेश्चन इसमें किया करता है। ठीक है, अब IS2 इन्वेंटरीज के टॉपिक में वो वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा करता है। ठीक है, और आपको पता है वैल्यू का मतलब होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक हो गया। अब यहां से 2 तरह के सवाल निकलते हैं। अगर परपेचुअल सिस्टम का डाटा गिवन हो तो कॉस्ट निकला करती है इन्वेंट्री कार्ड से। डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनाया करते हैं, ऐसे ही है। ये कॉस्ट निकालने के बाद NRV टेस्ट लगाएंगे, सवाल के अंदर देख लेंगे हम। ठीक है, तो कॉस्ट निकली, फिर उसके बाद NRV कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड, वो किया करेंगे। ठीक है, और वैल्यू चाहिए, लेकिन सिस्टम है पीरियोडिक, तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी? कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय शॉर्टकट।
याद आ रहा है? अब शॉर्टकट से कॉस्ट कैलकुलेट हो गई, अब उसके बाद एनआरवी कैलकुलेट करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, एनआरवी क्या होता है जी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी की कैलकुलेशन सिर्फ स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स पे किया करते हैं हम। ठीक है, जो हमारे पास पड़े हैं वही होते हैं एनआरवी टेस्ट के लिए एलिजिबल। ओके, ये बात समझ आई? एक तरह का सवाल ये है। ठीक है, ये एक तरह के सवाल के अंदर ही मैंने आपको कार्ड भी बनाना सिखाया हुआ है, यहीं से लेजर भी बनाना सिखाया हुआ है, यहीं से आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो ये एक ही तरह का सवाल अभी तक चल रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक में एग्जाम लेवल का सवाल भी देख लेंगे परपेचुअल सिस्टम का। वैसे बेसिक लेवल का सवाल हमने देखा है, कॉस्ट निकाल ली थी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में। उसी में मैं अगर एक लाइन ऐड कर दूं ना कि 8 यूनिट्स क्लोजिंग, 8 पड़े थे ना, मैं एक लाइन उसमें सवाल में ऐड करवा दूं आपको कि 2 यूनिट्स आउट ऑफ दीज 8 यूनिट्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड ये डिटेल है। अब उसी 8 यूनिट्स की कॉस्ट को हमने जब एनआरवी टेस्ट लगा के वैल्यू उसको कम होगा तो एनआरवी पे ले आना है, तो वही क्या कन्वर्ट हो जाएगी? वैल्यू। ठीक है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक मांग लिया करता है। अब जरा आए क्वेश्चन नंबर 18 में, और क्वेश्चन नंबर 18 की रिक्वायरमेंट पढ़े जी। पास पेपर 18 पेज 662 कैफ 5 में ये आया करते थे ऐसे सवाल, जब इन्वेंट्री वहां पे फुल फ्लैज होता था, यहां पे थोड़ा सा होता था। अब तो इन्वेंट्री फुल फ्लैज ही यहां पे, उधर जरा भी नहीं है। ओके, अच्छा, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट 31 दिसंबर 7। अगली बात बाद में पढ़ लेते हैं। यूजिंग एनी ऑफ द मेथड वो कह रहा है, मतलब फाइफो लगा लो या आपको जो मर्जी। ठीक है, मैं तो कहूंगा एक मैं लगाऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है ना, तो वो जबानी बताऊंगा। बहरहाल एक ही सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल फिलहाल तो ये सवाल पूरा होना नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैंने अगले 15-20 मिनट में एक प्रोडक्ट आपको पूरे ध्यान लगाकर समझा देनी है, फिर बाकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल वैसे ही वर्किंग वो आपने करके आनी है इस क्लास से पहले पहले। ठीक है, ओके। सुने, अब सुने, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन करें रिक्वायरमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये देखें, अगर वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब हमें कॉस्ट भी चाहिए, एनआरवी भी चाहिए। अगर ना हो एनआरवी का डाटा तो कॉस्ट ही एनआरवी है, बस वही है स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट भी चाहिए, एनआरवी भी चाहिए। अब सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट निकालने का तरीका शॉर्टकट। और सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक में कॉस्ट निकालने का तरीका है इन्वेंट्री कार्ड। ठीक है, पक्का याद रहेगा। अब इस सवाल से देख लेंगे, अगर ये सवाल हुआ परपेचुअल सिस्टम का, इन्वेंट्री कार्ड बना के कॉस्ट निकालेंगे, एनआरवी का डाटा हुआ, टेस्ट लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर यही सवाल हुआ पीरियोडिक सिस्टम का, तो कॉस्ट निकालेंगे शॉर्टकट से, एनआरवी का डाटा गिवन हुआ अगर, तो उस पर टेस्ट लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया? चले अब सवाल पढ़ते हैं। भाई ये बुक से मेरे पास छोड़ दो, बाकी सारी चीजें उठा के कभी गाड़ी में रखो, लैपटॉप लाजमी रखना। आज बहुत रश है, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे और वापस। ओके, हेलीकॉप्टर खराब है यार, वो ना वो बस उड़ता नहीं है आजकल। सुपीरियर बस होगी बात यार, अब तारिक तुमने जरूर इजाफा करना होता है बीच। सुपीरियर एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अजीम मुझे इसकी कॉपी करवा के ला दें यार, पूरी किताब नहीं उठाई जाती, यहीं से ले जाएं जी। सुपीरियर वाला सवाल, ठीक है जी, बल्कि एक सफे के ऊपर अगला भी हमाद वाला भी मुझे कॉपी करवा ही देना, ताकि कल को वो भी इस्तेमाल हो जाए जी। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सुपीरियर वाले वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स रिलेटिंग टू मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए बी सी डी गिवन, बोलो। ओपनिंग बैलेंस है, परचेजेस हैं,
कुछ ड्यूटीज हैं और सेल्स हैं। सबसे पहले तो सेल्स को देख के मुझे ये बता दो कि ये सवाल पीरियोडिक सिस्टम का है, परपेचुअल का? पीरियोडिक का है, परपेचुअल का? ठीक है, अगली क्लास के लिए मुझे करवा देना, अभी से ज़हन में रख लो। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम कैसे पता लगा? हाँ, सेल डे लिखा तो हुआ है, एक अलग अलग 10, 15, 20, 80, 30। अच्छा, वो प्रोडक्ट वाइज है। ठीक है, तो पता लगा कि सेल का डेट वाइज रिकॉर्ड गिवन है। तो फिर कॉस्ट निकालने के लिए शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एनआरवी टेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर वैल्यू। ठीक है, अब अगर याद हो तो शॉर्टकट से कॉस्ट कैसे निकला करती थी, बता दो। यूनिट्स इनटू पर यूनिट, कोई भी रेट, अब वो फाइफो का हो, एफओ का, उसने तो इजाजत दे दी। यूनिट इनटू पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो चाहिए तो हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ना, लेकिन यहां पर मैं आंसर ही लिखूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए की बात मैं कर रहा हूं फिलहाल, तो यहां पर एंड पे आंसर ही लाएंगे। ठीक है, फिलहाल वर्किंग 1 इसके लिए करना शुरू करते हैं, फिर आगे इसी की 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करते जाएंगे। जब ए प्रोडक्ट पूरी हो जाएगी फिर वर्किंग 2 करके 1.2.1, 2.2। ठीक है, वर्किंग एक जैसी होंगी, जब एक कर ली तो सब एक जैसी ही होंगी। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब वैल्यू निकला करती है दो चीजों के कंपैरिजन से, तो पहली चीज तो निकाल लें, वो क्या है? कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाह रहा हूं मैं। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 से, उसको फिर चेंज कर लेंगे बाद में, अगर वो कहीं आगे जाके वैल्यू 1.123 में कहीं निकली तो खैर है, वो फिर वो चेंज में कर लूंगा फिलहाल। ओके जी, ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है कि नहीं है, क्लोजिंग पता नहीं है कि नहीं है। चलो सवाल पढ़ते हैं, सवाल पढ़ ही लें तो काफी है, सवाल में से चीजें तो निकल आएंगी। ठीक है, ओके। The details relating to the movement of inventory and related expenditures are as follows. Opening balance given है, quantity भी, value भी। Purchases given है, quantity भी, value भी। Import duty को 1 मिनट छोड़ दो। Closing given है, quantity भी, value भी। हमें क्या चाहिए भाई? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो क्वांटिटी अवेलेबल होगी तो ही रेट की तरफ जा सकेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन, पहला हर्डल तो अबूर कर दो, क्या क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? देखें देखें, सब देखें, सवाल को देखें, मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? देखें सवाल में से, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकल सकते हैं? हैं? निकल सकते हैं कैसे? ओपनिंग प्लस परचेज अवेलेबल फॉर सेल, याद आ रहा है? लेस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग, यही सीखा था। ठीक है, अब यहां पे करके ना क्वांटिटी सोल्ड के आगे, यहां पे करके, बल्कि इस तरफ लेफ्ट साइड पे, यहां पे एक ऐड करें, लेफ्ट साइड पे इधर ऐड करें हेडिंग छोटी सी, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स लिख के कैलकुलेटर पे सारे आइटम्स के क्लोजिंग स्टॉक, सारे आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें यूनिट्स में, और फिर मुझे आंसर बताइए। जल्दी कीजिए, बुक के ऊपर जल्दी जल्दी।
भाई साथ साथ नोट करोगे तो नुकसान उठाओगे, बता रहा हूं। निकालने तो मैं जा रहा था कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जी ये है हमारी फिलहाल मंजिल, कॉस्ट निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की। अब मैंने ये वर्किंग शुरू की है प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है। तो ये वर्किंग वन की मैं हेडिंग दे लेता हूं प्रोडक्ट ए, चलो अच्छा हो जाएगा इस तरह से, प्रोडक्ट ए, ठीक है, ओके सही। अच्छा जी जी मैं बोलने लगा हूं यूनिट्स, बताइएगा जिसका ये आंसर ना हो। प्रोडक्ट ए 30 यूनिट्स ओपनिंग में पड़े थे, मजीद खरीदे 360 और बेच दिए 350, तो 30 प्लस 360 माइनस 350 इज इक्वल टू, तो ए का क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना आ रहा है 40, ठीक है। अब बाकियों का भी लिख लेते हैं साथ साथ, ताकि ये प्रैक्टिस तो साथ साथ होती ही चली जाए, ठीक है। प्रोडक्ट बी ओपनिंग पड़ा था 60 का स्टॉक, 760 खरीदे तो प्लस कर दें, ये हो गया अवेलेबल फॉर सेल, माइनस 800 बिक गए, कितना बचे, ये भी 40, कोई बात नहीं, गुड। सी 40 ओपनिंग प्लस परचेज 560 लेस सेल 580 इक्वल टू 20। डी ओपनिंग 80 प्लस 600 माइनस 350 इज इक्वल टू 330। किसी बच्चे को ये आंसर ना आया हो या समझ ना आया हो, प्लीज हाथ खड़ा करें, प्लीज प्लीज, शर्म नहीं करनी, बोलें। नहीं बोलेंगे तो मैं अज्यूम करूंगा सबको समझ आ गई, आगे बढ़ जाओ, चलें आगे, ओके सही हो गया जी। अच्छा उसके बाद ये थोड़ी सी बात इंपोर्ट ड्यूटी की करते हैं, नहीं करता मैं, नहीं करनी है इंपोर्ट ड्यूटी की बात, नहीं बताता मैं इंपोर्ट ड्यूटी का क्या करना है, खुद पढ़ो और बताओ, खुद पढ़ो और बड़े हो जाओ, खुद पढ़ो और बताओ। नहीं बताया था मैंने और पर्चे में चले गए, मुझे वहां बैठ के गालियां मत देना, बस गुजारा कर लेना, करो करो कोई डिसीजन, करो कोई ऐसी कोई चीज मिलती जुलती कहीं और जुगाड़ लगाओ, जल्दी करो भाई। वो हमने प्लांट खरीदा था, वो फिक्स एसेट था, ये हमने इन्वेंट्री इंपोर्ट कर ली बेचने के लिए, ये करंट एसेट है। कॉस्ट ऑफ एसेट वहां भी था यहां भी था, वो फिक्स एसेट की कॉस्ट थी, ये करंट एसेट की कॉस्ट है। वहां पे भी इंपोर्ट ड्यूटी अगर रिफंडेबल, टैक्सेस अगर रिफंडेबल हो तो हमने क्या कहा था, एसेट की कॉस्ट में ऐड, यहां भी नहीं करेंगे। वहां पे हमने कहा था कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, यहां भी करेंगे, क्योंकि वहां और यहां उसूल वही है। वो हमने क्या कहा था, वो जरा फिक्स एसेट है ना, तो वो इस्तेमाल करना होता है, तो हमने कहा था काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के सारे खर्चे हमारे उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये इस्तेमाल तो करना नहीं है, तो हमने बेचना होता है, तो इसके लिए हम यूं कह लेते हैं, हम तक लाने के लिए जितने खर्चे होंगे उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे। कैरेज इनवर्ड क्यों हमने ऐड किया था इन्वेंट्री कॉस्ट में, हम तक लाने का खर्चा था, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी हम तक लाने का जरूरी खर्चा है, तो बिल्कुल फिक्स एसेट से मिलता। मैंने कॉस्ट डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ाई इसकी, एंड में पढ़ाऊंगा, और वो देखोगे आप, वो लंबी लिस्ट आपको आती थी, ये 3 4 5 चीजें उसके अंदर हमने जो है उस जैसी देखी हुई होंगी, एंड में देखेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन उसी जैसी और उससे बहुत सिंपल है जो हमने फिक्स एसेट के अंदर पढ़ी थी। तो मुझे बता दो इसमें से कौन सी कॉस्ट, कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हम कंसिडर करेंगे और कौन सी इग्नोर करेंगे। ये नॉन रिफंडेबल को क्या करना है, ऐड करना है, लेस ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, ओके। मेरी किताब किधर है, उधर है, चलो सही है। अच्छा अब बाकी तो इसमें कुछ और नजर आ नहीं रहा, ठीक है। हाँ ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी परचेज, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, मतलब सॉरी सेल्स, ठीक है। अब यहां पे मैं ओपनिंग वाला रेट लगा देता हूं,
ओपनिंग वाला रेट लगा देता हूं। नहीं, चलो तो फिर परचेज वाला लगा देता हूं। कोई एक अजम्पशन तो लो ना पहले। चलो मुश्किल अजम्पशन है एवको, मैं वही लूंगा क्योंकि उसकी वर्किंग से ही मैं आपको जबानी फाइफो भी समझा दूंगा जो आप फिर आसानी से कर सकेंगे। मेरे ख्याल से सोल्यूशन जो है, मुझे देखने दो, शायद वो फाइफो से हुआ हो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि आपको मैं करवा दूं। मैं देख लेता हूं जी, आप लोग रहने दें, ठीक है। अल्लाह करे सोल्यूशन फाइफो से हो तो हम एवको से कर लें। फाइफो से बस ठीक है, हम करेंगे एवको से सवाल, ठीक है। उसने कहा था ना कोई यूज कर लो, मैं एवको बेस यूज करवा देता हूं क्योंकि इसका सोल्यूशन तो होगा नहीं आपके पास ना, तो फिर ये आपके सामने आ जाएगा और मैं समझाऊंगा कि फाइफो ऐसे करना है, वो आप बगैर देखे सोल्यूशन को अप्लाई कर लेंगे तो एक ही सवाल से दोनों तरीके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अज्यूमिंग ये एवको है तो ना तो इस पे ओपनिंग का रेट लग सकता है ना इस पे, बल्कि मुझे एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, वो भी कौन सा, वेटेड एवरेज, वो भी कौन सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ओपनिंग स्टॉक भी पता होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है और अमाउंट कितनी है। शायद पर यूनिट यहां पे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं वर्किंग का फॉर्मेट ही ऐसा बना रहा हूं कि मैं इससे आपको फाइफो बाद में समझा लूंगा, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स पड़े हैं, 13। अच्छा, मैंने समझा शायद मेरी तरह 13 समथिंग, टीनेजर ही हो तुम भी, 30 टीनेजर बंदा सारी जिंदगी टीन, 16 5 17 2 18 3, तो 100 से ऊपर जाके बंदा वो टीन खत्म होती है, ठीक है। वो बंदा कहता है 100 एंड फिर वो तब काम होता है, तब तक तो बंदा टीन ही रहता है जी। बता दें पर यूनिट कॉस्ट नहीं गिवन तो निकाल लो, मसला क्या है। देखो 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 देखो, ओपनिंग की क्वांटिटी गिवन, वैल्यू गिवन, डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू से, क्वांटिटी पर यूनिट आ जाएगी। क्या मुसीबत है, पता नहीं। टोटल बताओ, 60,000 टोटल, पर यूनिट डिवाइड कर लो 2,000 आ जाएगा, डन। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस कितने यूनिट्स हैं, 3, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी है, 810। नो, अभी अभी तो आपको मैंने बताया है और आपने बल्कि आपने मुझे बताया है कि नॉन रिफंडेबल को इसकी कॉस्ट में ऐड करना है, परचेज की कॉस्ट में ऐड करना है। अभी आप कह रहे हो 810 इसकी कॉस्ट है परचेज की। इसका मतलब ये फिगर निकालने के लिए निकी सी वर्किंग और कर लेते हैं, ऐसे ही वर्किंग 1.1, ठीक है जी। वर्किंग 1.1 चलो यहीं पे कर लेता हूं ताकि ये इसका रेफरेंस भी बन जाए और ये यहीं पे वर्किंग भी हो जाए, ठीक है। वर्किंग 1.1 में मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ परचेजेस की इनवॉइस वैल्यू नहीं चाहिए, टोटल परचेज की कॉस्ट चाहिए। परचेज की कॉस्ट में कोई किराया शराया सवाल में लिखा हुआ कैरेज इनवर्ड वो भी ऐड कर लेंगे, कोई डिस्काउंट हुआ तो वो लेस कर लेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स करने के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 1.1 में हमने लिखा total cost of purchases, ठीक है। अब बताएं क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस वैल्यू। पहले बताओ जी कि वो जिससे खरीदा उसने कितने का बेचा, 8 लाख। अच्छा इधर देखो जरा, अब टेस्ट वाले सवाल में डिस्काउंट आ जाए तो परेशान हो जाओगे। टेस्ट वाले सवाल में लिखा हो ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस वैल्यू इतनी है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ हुआ था, क्या करोगे, लेस कर दोगे। आपको तो पता ही है अब तो, ठीक है। लेकिन अब टेस्ट होना नहीं, क्लास में टेस्ट होने देता रहूंगा, ऐसे कोई छोटा मोटा सवाल साथ में वो कर लिया करेंगे, अगले दिन देख लिया करेंगे, ठीक है। ओके आगे, अभी अभी आपने बताया मुझे ऐड कर दो नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी 90।
अच्छा सवाल चुप हो तो इंपोर्ट ड्यूटी होती नॉन रिफंडेबल है, लेकिन अगर सवाल खुद कह रहा है ये ड्यूटी रिफंडेबल है ये नॉन रिफंडेबल है तो फिर उसकी मान लो, फिर डाल देना। नेक्स्ट नेक्स्ट अब मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको, देखें ओपनिंग परचेजेस, मैं इसको फाइनल नहीं किया, फाइनल करके यहां लिखने ही लगा था कि मैंने कहा जरा एहतियातन जरा ध्यान से जरा अगले पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी रेलेवेंट हैं हर एक प्रोडक्ट के साथ, बाकी पॉइंट 3, 4, 5 जो है ना वो स्पेसिफिक हैं। पॉइंट 3 रिलेट कर रहा है ए के साथ, पॉइंट 4 रिलेट कर रहा है प्रोडक्ट सी के साथ, पॉइंट 5 रिलेट कर रहा है प्रोडक्ट डी के साथ। अच्छा मैंने गलत वाली प्रोडक्ट चुन ली पहले, चलें जिसके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा था पहले वो उठाता ना तो बेहतरीन हो जाता। बहरहाल चलें अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा सुने, मैं वो खत्म नहीं ना कर पाऊंगा, जुमा था, वरना सवाल तो सारा ही करना होगा। ओके, अब पॉइंट 1 कहता है द ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू द कंपनीज गो डाउन। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू द, भाई हमने इंपोर्ट किए हैं गुड्स, बनी बनाई चीजें और खरीद के इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू द कंपनीज गो डाउन आर 100 पर। कैसा लग रहा है सवाल, मजा आ रहा है? अच्छा है, एग्जाम लेवल का बेहतरीन सवाल जी। तो क्या करें, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ऐड करें या लेस? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जी क्या 100 है बस, ठीक है 100 लिख लो। 100 एक यूनिट की 100 है। ऊपर जरा देख लो कितने यूनिट्स परचेज किए हैं, 360, तो 360 इंटू, बहुत ही बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं ये, एक ट्रक के अंदर 10-12 ही आते होंगे जी। 36,000। ओके नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ो। The transport charges from companies go down to customer premises are 150 पर यूनिट। ये क्या है? ये कैरेज आउटवर्ड है, देखो इसके आगे कैरेज आउटवर्ड। ये तो कौन सा एक्सपेंस होता था? सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऊपर वाले 150 के साथ लिखे कैरेज इनवर्ड, और पॉइंट 2 वाला, सॉरी ऊपर वाले 100 के साथ क्या लिखा आपने? कैरेज इनवर्ड, और 150 के साथ क्या लिखा? कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? नहीं, सेलिंग एक्सपेंस होता है। जाता कहां है उसका जवाब बाद में देना ना, ये वाला कहां जाता है? जीपी के बाद एक्सपेंसेस में, ये जवाब सब पहले तुम वैसे ही ओके टोटल कॉस्ट हो गई है, टोटल 9,36,000 ये आ गई टोटल कॉस्ट। इधर देखिएगा 9,36,000, ठीक है, सही है। क्या मुझे यहां पे रेट की जरूरत है? बोलो, ये ऐसा कुछ सवाल किया हुआ है मिलता जुलता शायद, है ना? वो नहीं किया हुआ तो चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं। अगर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की असम्पशन होती तो मैं सोचता कि जी 30 जो आए थे वो तो बिक गए, ये 40 इसमें से होंगे तो ये वाला रेट निकालो। लेकिन अभी मैंने ये आसान वाली असम्पशन तो आपको कल के होमवर्क के लिए देनी है ना, शाम वाली क्लास के बाद, ठीक है। फिलहाल तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी असम्पशन है एफ को तो ना ये है ना ये है, तो फिर यहां पे रेट निकालो ही ना ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। हम तो एवरेज रेट निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज रेट। तो टोटल करो 9,96,000, ठीक हो गया, सही है। और ये 390। अब जो हमने इसको डिवाइड किया इससे तो एवरेज रेट कितना आया? 255.4 कर दे, नहीं रेट को जरा एहतियात से बताओ मुझे। 255.885 ये कर लो, चलो रेट है ना, रेट के साथ जरा एहतियात किया करो। अच्छा चलो ठीक है ना करो, 255.4 फिर बता देता हूं। वैसे उसूल ये नहीं है, ठीक है ना, उसूल ये है कि रेट को 2 यूनिट, असल तो ये है कि रेट को 4 डेसिमल तक लिखो, ठीक है। उसका वर्क पता है क्या? अब जरा कैलकुलेट पे रखो, 2554 इंटू 40 करो, 2554 इंटू 40 करो,
102160 ये कह रहे हो? अच्छा, अब जरा वो लिखो 255 21 कम हो गया, अभी कम हो गया, ठीक है, तो ज्यादा फर्क पड़ गया 3-4 रुपए का। अभी यहां पे मैंने इसलिए भी कहा खैर है, कह गया था खैर है, क्योंकि यूनिट्स कम थे। लेकिन खुद सोचो अगर यूनिट्स होते हजारों में तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कहां पे जाता। तो राउंड किया करो रुपीज वाली अमाउंट को, बेशक करो, लेकिन रेट्स के मामले में जरा एहतियात किया करो। असल तो 4 डेसिमल, लेकिन चलो 2 तक माफी। अब इधर देखो, ये 40 ना ओपनिंग है ना ये वाले हैं, बल्कि ये कौन से हैं? एवरेज हैं। तो एवरेज रेट निकल आया हमारे पास 255 3.85। इस रेट पे रख लेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को। यहां पे आके लिखा 255 3.85। टोटल बताओ 1054। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने इससे अगला सवाल नहीं पढ़ना, ठीक है, और आपने हर प्रोडक्ट का यहां तक सवाल करके लाना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ आके बाद में मैंने सिर्फ एनआरवी टेस्ट लगाना है और देखना है कि ये कॉस्ट या वैल्यू में से क्या चीज लोअर है। जो लोअर होगी वो हमारा आंसर बनता जाएगा 5 मिनट में। बात समझे हो? तो क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकाले। अब जरूरत पड़ी रेट की, ये तरतीब देख लो, जरूरत पड़ी रेट कहां से लाएं? तो एक असम्पशन लेनी पड़ी। हमने कहा जी एफ को, ये तो और मुसीबत वाली, इसीलिए तो कहा कि ये मुसीबत वाली असम्पशन है, मैंने इसलिए इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, पीछे बुक में फाइफो ली हुई है, ठीक है। अब जब रेट नहीं था तो हमने कहा अच्छा एफ को है तो फिर मुझे ओपनिंग और परचेज मिल जाएं तो रेट निकाल लूंगा। अब ओपनिंग तो मिल गया, परचेज की बारी 2-3 चीजें ऐड करनी पड़ी। लॉजिकल सा फ्लो है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब 2-3 चीजें ऐड की, परचेज की टोटल फिगर आ गई। लेकिन मुझे ये रेट नहीं चाहिए। मैं कौन सा फाइफो कह रहा हूं कि देखूं ये वाले पड़े हैं ये वाले पड़े हैं, मैं तो कह रहा हूं ये सब मिक्स हुए पड़े हैं। तो रेट कौन सा निकाल लिया? एवरेज, क्लोजिंग स्टॉक एवरेज। ये कॉस्ट निकली है, अभी आंसर नहीं है ये, वो चाहिए उसको वैल्यू। एनआरवी टेस्ट लगा के ही डिसाइड करूंगा कि यही वैल्यू है या वैल्यू इससे नीचे जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट बी सी डी, अगला कोई पॉइंट नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 इररेलेवेंट है आपके लिए, वो है एनआरवी की कैलकुलेशन के लिए बातें लिखी हुई, वो तो मैंने करवाया ही नहीं, ठीक है। तो आपने सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स और बाकी प्रोडक्ट्स में हर एक के साथ क्यों करेंगे आप? वर्किंग 1 ठीक हो गया, और 1.1 थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा एनआरवी के लिए हर प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। वर्किंग 2, वर्किंग 3, ठीक है। इसी तरह से करके आइएगा अगली क्लास में।